तो सभी को वंदन अभिनंदन जोहार नमस्कार। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीएससी सीएससी मेंस के पेपर नंबर 5 के अंतर्गत नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में, और इससे संबंधित जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड मेथड्स ऑफ इट्स कैलकुलेशन। राष्ट्रीय आय के जो एलिमेंट्री अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट्स हैं, उसके बारे में, और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है उसके बारे में, जो कि है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी, डीडीपी, इन सबों का एट कांस्टेंट एंड करेंट प्राइस पर एट फैक्टर कॉस्ट पर। तो ये सभी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट एक टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह वीडियो से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत टॉपिक से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे, तो जेपीएससी सीएससी एग्ज़ाम्स पैटर्न्स को देखेंगे, किस प्रकार का जो यह टॉपिक्स है वो सिलेबस के कौन सा टॉपिक्स से है वो आप देखेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस PYQ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप देखेंगे। फिर हम लोग नोट्स डिस्कशन करेंगे, MCQ प्रैक्टिस आप देखेंगे, और इसके अलावा जो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक है वो आपका प्रीलिम्स में भी काम आएगा, और साथ ही साथ ये मेंस के लिए, स्पेशल मेंस के लिए है, जो कि एक मेंस का पेपर है, पेपर नंबर 5। उसके अंतर्गत ये टॉपिक्स आता है, जो कि आपका इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये आपका कट ऑफ मार्क्स है, जो कि आप देख सकते हैं कि 6 से लेके, जो कि जहाँ पर 6 जेपीएससी से सिलेबस चेंज हुआ था, आपको यही 3 जेपीएससी का PYQ को देखना चाहिए, क्योंकि इसी 3 जेपीएससी से लेटेस्ट सिलेबस बना है। जो चेंज हुआ था वो 6 जेपीएससी से स्टार्टिंग हुआ था। अब जो ये टॉपिक है वो प्रीलिम्स के कौन सा सिलेबस को कवर करेगा, तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीएस पेपर 1 में जो आपका सेक्शन है डी का, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप इस टॉपिक को जो आप हम लोग इस क्लास में करेंगे, इस टॉपिक को बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से जोड़ कर देख सकते हैं, जो कि 4 क्वेश्चन इसका आना है, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये पीटी की बात करते हैं। तो अब आप बात करते हैं मेंस की। तो मेंस की पेपर से जानने से पहले मेंस का क्या पैटर्न होता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको आपको जान लेना चाहिए कि क्या है। तो पेपर नंबर 5 में जैसा कि मार्क्स आपका 200 के आता है, 3 आवर का आपका एग्ज़ाम होता है। तो ये पूरा कंप्लीट पेपर इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड रहता है। तो ये सारा पेपर जो है वो आपका 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ रहता है। 4 ग्रुप में, ग्रुप नंबर ए में आपको बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, बी में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ना है, सी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और डी नंबर में इकोनॉमिक्स ऑफ झारखंड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब ये पैटर्न किस तरह से फॉलो करता है, तो देखिए सेक्शन नंबर ये जो क्वेश्चन होगा वो 5 सेक्शन में होगा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 1 में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो कितने ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखने को मिलेंगे, जो कि प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से सेक्शन नंबर 1 से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन जो है ग्रुप नंबर ए से होगा, जबकि ग्रुप नंबर बी से 6 क्वेश्चन होगा, जबकि सी से 4 क्वेश्चन होगा, और ग्रुप नंबर डी से के सिलेबस से 4
क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। इस प्रकार से आपका सेक्शन 1 में 20 ऑब्जेक्टिव का टाइप यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन नंबर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में। तो सेक्शन नंबर जो 2 है वो आपका ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन करना होता है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स 40 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया सेक्शन नंबर 2 किससे रिलेटेड होगा, ग्रुप नंबर ए के सिलेबस से। सेक्शन नंबर 3 आपका ग्रुप नंबर बी से रिलेटेड होगा, जो कि सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी इसमें भी आपको ग्रुप नंबर बी का जो भी सिलेबस का टॉपिक है उससे आपको 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आपको एक क्वेश्चन को करना होता है। उसी प्रकार जो आपका ग्रुप नंबर सी है उसका जो सिलेबस है उससे आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है 40 मार्क्स का। उसी प्रकार सेक्शन नंबर 5 में ग्रुप नंबर डी से आपको क्वेश्चन होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, 2 क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है 40 मार्क्स के लिए। इस प्रकार से आपका टोटल 200 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन को डिवाइड किया जा सकता है। तो अभी आज हम लोग ग्रुप ए से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका मेंस का सिलेबस है वो सिलेबस ग्रुप जो आज हम लोग इस टॉपिक पर पढ़ेंगे वह मेंस के कौन सा सिलेबस को, कौन से पोर्शन को कंप्लीट कवर करेगा। तो आपका है ग्रुप नंबर ए, जिसमें बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, जो फर्स्ट वाला जो टॉपिक है जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से हम लोग अलग अलग जितना भी आपका टॉपिक है उस प्रकार से हर वीडियो एक वीडियो हम लोग बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले जो PYQ है, जो कि आपको 3 PYQ आपको देख लेना चाहिए, जो कि JPSC 11 to 13 का PYQ जो कि पेपर नंबर 5 से आया है। क्या है सवाल, 1-2 सवाल हम लोग इसको देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो पैटर्न सेम ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 MCQ क्वेश्चन पूछा है पहले सेक्शन नंबर 1 में। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन ये है कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर पर लगावट गिरावट को कहा जाता है। तो इसका यदि सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अस्फीति इसको बोलते हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका यह पेपर होता है। तो आपको कुछ MCQ जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पता होना चाहिए। तो ये आपका प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक है वह लिखा गया है M विश्वेश्वरैया के द्वारा। तो इस प्रकार से बहुत सारा MCQ आपको देखने को मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि एक ग्रामीण व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचने के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2400 कैलोरी यानी 2400 कैलोरी आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर नंबर 5 में MCQ की तरह से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप माइंड में सेट देखिए आपका जो पैटर्न है उसी पर पैटर्न पर सेक्शन नंबर 2 से 2 क्वेश्चन पूछा, सेक्शन नंबर 3 से भी 2 क्वेश्चन पूछा, सेक्शन नंबर 4 से भी 2 क्वेश्चन पूछा, उसके बाद सेक्शन नंबर 5 से भी 2 क्वेश्चन पूछा, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। देखिए आपका 11 से 13 JPSC जो कि हाल में ही एग्ज़ाम हुआ था पिछले जो है ये में, तो आपका 11 से 13 एग्ज़ाम JPSC में पहला ही सवाल जो है क्या है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए शुद्ध उत्पाद विधि और साधन आय विधि के बीच अंतर बताएं, इनमें से कौन सी विधि भारत में अपनाई जाती है। ये आपका सवाल है और डिस्क्रिप्टिव टाइप जिसको आपको लिखना होता है। और आज हम लोग इसी टॉपिक पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आपको देख सकते हैं कि जो आज का वीडियो है उससे उस टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन पूछ चुका है।
अब जो है 7th से 10th जेपीएससी में भी सेम पैटर्न को फॉलो करता है। 20 एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला सवाल क्या है कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है आय विधि, उत्पादन विधि या व्यय विधि। तो इनमें से सभी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सभी जो है विधि से हम लोग राष्ट्रीय आय मापते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये वाला टॉपिक, आपको इम्पोर्टेंस इस टॉपिक का पता चल रहा होगा। अब जो है आगे हम लोग बात करते हैं यदि 6th जेपीएससी की, तो इसमें भी आपका सेम आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम फॉलो करता है। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और हर एक सेक्शन से, यानी सेक्शन नंबर 2 से 2 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन, इसमें से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को कवर कर लेना चाहिए और जो है टारगेट के अनुसार आपका सिलेबस कवर करते हुए प्रिपरेशन करना चाहिए। अब हम लोग सीधे टॉपिक्स पर आते हैं, यानी हम लोग नोट्स डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर नेशनल इनकम होता क्या है, इसका एलिमेंट्री कंसेप्ट क्या है और इसको निकालने का मेथड्स क्या है। एलिमेंट्री कंसेप्ट में आप देख सकते हैं जीडीपी के बारे में पढ़ना है, जीएनपी के बारे में पढ़ना है, एनडीपी के बारे में पढ़ना है, एनएनपी के बारे में पढ़ना है, जीएसडीपी के बारे में पढ़ना है, एनएसडीपी के बारे में पढ़ना है, डीडीपी के बारे में पढ़ना है। तो और किस पर पढ़ना है, तो एट कांस्टेंट एंड करेंट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट प्राइस, सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है जो, और इस वीडियो का ये टॉपिक है जिसमें हम लोग इस सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की। तो राष्ट्रीय आय आखिर किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आर्थिकी से रिलेटेड है, आर्थिक से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो आर्थिक है क्या, इकोनॉमी है क्या, तो यह धन और संसाधन से संबंधित होता है। आर्थिक जो है किससे संबंधित होता है, धन और संसाधन से संबंधित होता है। जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन होगा, उसका वितरण होगा और उसका उपभोग होगा। तो इससे जितना भी संबंधित तथ्य होगा, एक्टिविटी होगा, वो सभी आर्थिक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि यदि हम लोग बोलते हैं आर्थिक स्थिति, आर्थिक समस्या, आर्थिक प्रबंधन, तो ये सभी जो है किससे संबंधित है, आर्थिक से संबंधित है। अब आर्थिक समझ गए, इकोनॉमी समझ गए, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स एक तरह का अध्ययन है। क्या है, अध्ययन है, स्टडी है। तो किसका स्टडी है, सामाजिक अध्ययन है, सोशल स्टडी है। तो किस चीज़ का स्टडी करते हैं, तो देखिए हम अपना देश में क्या है, मनुष्य हैं और समाज, मनुष्य और समाज। तो समाज क्या होता है, जहाँ पर मनुष्यों का समूह। तो वो क्या करता है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को जीने के लिए जो हमारे पास देश में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वो एक सीमित है, कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा। तो जो सीमित संसाधन है और हम लोग का क्या है, आवश्यकता है, बहुत सारे असीमित आवश्यकता है। तो असीमित आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सीमित संसाधन का उपयोग करेंगे। अब यह सीमित संसाधन का उपयोग कैसे करेंगे और इसका अध्ययन कर लें तो क्या कहलाएगा, अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। अब एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, वो है अर्थव्यवस्था, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। तो नाम से ही पता चल रहा है यह एक तरह का व्यवस्था है, प्रणाली है। ठीक है, तो यह व्यवस्था और प्रणाली कैसा है, तो मनुष्य और समाज है, और समाज और मनुष्य जीने के लिए क्या चाहिए, उसका असीमित आवश्यकता है, और इसके पूर्ति के लिए क्या चाहिए, तो सीमित संसाधन का उपयोग करेगा। अब उपयोग करने के लिए हम एक व्यवस्था बना दें कि किस तरह से संसाधन का उत्पादन होगा, किस प्रकार से उसका वितरण होगा, बांटेंगे कैसे, उसका उपभोग कंजम्पशन कैसे होगा। तो इस प्रकार से एक यदि आप व्यवस्था बना दें तो
उस व्यवस्था को क्या कहेंगे? उस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो मनुष्य है और मनुष्य का समूह समाज है, तो मनुष्य और समाज क्या जीवन निर्वाह के लिए वो डिपेंडेंट है किस पर? सीमित संसाधनों पर डिपेंडेंट है, और तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधन का वो उपयोग करेगा। तो किस प्रकार से उपयोग करेगा? एक नियम बना दें, एक व्यवस्था बना दें, तो उस व्यवस्था को कहेंगे क्या? अर्थव्यवस्था। तो जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था हम लोग का पूरा सिस्टमेटिक चल रहा है, एक व्यवस्था, एक प्रणाली, एक सिस्टम बनाए हुए हैं कि किस तरह से संसाधन का उत्पादन करना है, वितरण करना है, उपभोग करना है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को भी आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से नेशनल इनकम को जानने से पहले आपको अर्थशास्त्र को जानना चाहिए, आर्थिक क्या होता है उसको जानना चाहिए, अर्थव्यवस्था क्या होता है उसको जानना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की। तो यहाँ पर दो टर्म है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब देश, आय मतलब इनकम। अब जो है यह क्या है कि देश में क्या होगा? तो देश में देशवासी होंगे, नागरिक होंगे। तो उन देश में जो रहने वाले जितना भी निवासी हैं उनको प्राप्त कुल साधन आय, उनको प्राप्त जो आय हो रहा है, उनको जो इनकम हो रहा है, जितने भी लोग हैं उनको जो इनकम हो रहा है, टोटल इनकम, कुल इनकम सभी को जोड़ के, तो वो ही हो गया राष्ट्रीय। कुल मतलब देश का राष्ट्रीय आय। और या फिर इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी देश है, एक सीमित क्षेत्र है, एक सीमित क्षेत्र है, इस तरह से एक क्या है? निश्चित क्षेत्र है, तो ये देश है। तो देश, कोई भी देश है तो देश के द्वारा एक वर्ष में क्या होता है? एक वर्ष में, समय एक दे दिया कि एक वर्ष में, तो एक वर्ष में हमको देखना है कि सभी अंतिम वस्तु और सेवा, सेवा कहने का मतलब कि यदि कोई टीचर है तो पढ़ा रहा है तो उसका भी कुछ वैल्यू है, मौद्रिक मूल्य है। फिर कोई चिकित्सक है, सेवा दे रहा है, जितना भी आपका जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो सभी आपका क्या होता है? सेवा के अंतर्गत आता है। तो सभी अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य, हर सेवा का क्या होता है? एक मौद्रिक मूल्य होता है, उसका कुछ वैल्यू होता है। तो उसका सभी अंतिम वस्तु हो गया और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो वस्तु या सेवा का मूल्यधन, मूल्यधन को व्यक्त किससे करते हैं? तो रुपये से करते हैं, या फिर डॉलर में, इस तरह से जो भी मुद्रा है उसमें करते हैं। वस्तु या सेवा का जो मूल्यधन है उसको व्यक्त करते हैं रुपये या डॉलर में। जैसे कि 1 केजी चावल का कीमत 50 रुपया है, तो 1 केजी चावल का मौद्रिक मूल्य क्या हो जाएगा? मौद्रिक मूल्य उसका 50 रुपया हो जाएगा। जैसे कि शिक्षक को पढ़ाने के बदले उसको क्या मिल रहा है? 20,000 रुपया वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। तो उस जो पढ़ाने यानी सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है वो क्या है? 20,000 है। तो इस प्रकार से जितना भी सब वस्तु है और सेवा है, सबका मौद्रिक मूल्य को जोड़ दें तो वह क्या हो जाएगा? वह आपका नेशनल इनकम हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में यह कहें कि जो है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह की माप, प्रवाह की माप, क्योंकि वो तो कौन से रुकता नहीं है, वो तो अर्थव्यवस्था चलते रहता है ना। तो वस्तु और सेवा का जो प्रवाह है बना हुआ है उसका जब हम लोग माप कर लें, उसका मेजरमेंट कर लें, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत की राष्ट्रीय आय। तो ये है हमारा प्यारा सा भारत। भारत की राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रथम प्रयास कौन किया था? तो 1867 से 68 ईस्वी में, बहुत पहले ही आपका दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रयास किया था। और 1868 में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया निकाला था उस समय, 1868 ईस्वी में। और अभी जो भारत का राष्ट्रीय आय है उसको कौन सा संगठन जो है प्रकाशित और आकलन करता है, उसको देखता है, उसको निकालता है, वो उसका संगठन का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
और यह जो ऑफिस है, संगठन है, वो किसके कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है? तो वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अंतर्गत यह मंत्रालय, यह संगठन आता है। तो ये संगठन किस मंत्रालय के आता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अब जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से क्या हम लोग को मिलेगा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से क्या देगा? वो हमको नेशनल इनकम देता है, वो प्रकाशन करता है। तो आप 2024-25 का के लिए जो नेशनल इनकम उसने बताया था वो कितना था? वह था 271.44 लाख करोड़ एट करेंट प्राइस। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि करेंट प्राइस क्या होता है जो और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। तो 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए जो राष्ट्रीय आय था वो था 271.44 लाख करोड़, और किस पर? यह करेंट प्राइस पर था। अब जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये 1951 ईस्वी में जो है स्थापना हुआ था, 50 में स्थापना हुआ था। अब इसी को चेंज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आ गया, है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आ गया। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है CSO का विलय 2026 में, और किसका? इसका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। दो चीज़ें हुआ था जो 1950 में स्थापित हुआ था। सबसे पहले देखिए क्या कौन सा बॉडी बना था? एक नेशनल सैंपल सर्वे करके एक बॉडी बना था 1950 ईस्वी में, और 1950 ईस्वी में ही एक और बॉडी जो बना था वो था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये और ये जो नेशनल सैंपल सर्वे को फिर बाद में बदल के क्या कहा गया, क्या नाम दे दिया गया? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, NSSO। अब ये दो बॉडी हो गया, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। अब ये दो बॉडी को विलय करके 2026 में क्या बनाया गया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया। और यही जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, अब क्या देता है? नेशनल इनकम बताता है। और यह जो है ऑफिस है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, वह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस प्रकार से हम आपको ये पूरा राष्ट्रीय इनकम को जान सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता, यदि कुछ फैक्ट्स की बात कर लें तो वो कौन है? वो है साइमन गुजनेटस को कहा जाता है। और सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एक कमेटी बना था वह 1951 ईस्वी में बना था, और इसके जो अध्यक्ष किसके द्वारा हुआ था? प्रोफेसर PC महालनोबिस के द्वारा हुआ था। तो इस प्रकार से आपको इतनी बातें, इतने फैक्ट्स आपको जानना जरूरी है नेशनल इनकम के बारे में। अब आते हैं नेशनल इनकम से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं, जो कंसेप्ट्स हैं, है ना, उससे रिलेटेड जितना भी नेशनल इनकम से, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय आय है उसका गणना, यदि राष्ट्रीय आय गणना जो है वह कितने आधार पर किया जाता है? तो यह दो आधार पर देखने को मिलेगा आपको। एक साधन लागत, दूसरा मार्केट प्राइस यानी बाजार लागत, दूसरा फैक्टर कॉस्ट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मार्केट प्राइस यानी बाजार लागत, है ना। अब जो है देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब हम लोग देखते हैं साधन लागत। एक वर्ड इधर भी आया होगा, साधन आय, देखिए यहाँ पर। उस प्रकार से उसको साधन जो वर्ड है उसको हम लोग जान लेते हैं कि क्या है आखिर साधन लागत।
तो फैक्टर कॉस्ट क्या है? तो जैसे कि वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा है और उत्पादन में से कारक माने उत्पादन जो वस्तु या सेवा का उत्पादन जो हो रहा है और उसके लिए कौन कौन से कारक हैं। जैसे कोई पेन बना रहा है, पेन की फैक्ट्री बना रहा है, तो उसके लिए पूंजी लगाएगा, भूमि के लिए उसको चाहिए, फिर भूमि रहेगा या फिर दूसरे के भूमि पर यदि कोई बनाया हुआ है तो उसके लिए किराया टैक्स देगा, किराया देगा। इसके अलावा बैंक से ऋण भी लेगा, फिर कच्चा माल लाएगा, फिर उसमें आदमी भी काम करेगा, बिजली भी लगेगा, फिर यदि उसके द्वारा कहीं पर सरकार द्वारा उसको सहायता मिलता है तो वो भी, ये सभी चीज़ जो है फैक्टर हैं, वो क्या है? उत्पादन कारक हैं। उत्पादन में ये सभी फैक्टर सहायक होते, किसी न किसी रूप में यूज होते हैं। तो इन सबों का संपूर्ण लागत, तो ये सबों जो उत्पादन कारक हैं उनका कोई ना कुछ मौद्रिक मूल्य होगा। कितना लागत होगा? कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। पूंजी कितना लगाया, भूमि का कितना पैसा होगा, किराया कितना होगा, ऋण पर ब्याज, ये सब ही होगा। तो इसका जो संपूर्ण लागत है, सब पूरा जो पैसा लगा है उत्पादन में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत कहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा यदि आप इस पर जो है कर यदि देते हैं, उत्पादन हुआ, उत्पादन के बाद यदि हम इसमें क्या करते हैं? टैक्स देते हैं, तो टैक्स को शामिल नहीं होता है इसमें। और यदि टैक्स को शामिल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बाजार लागत हो जाएगा, मार्केट कॉस्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर ही आते हैं, मार्केट कॉस्ट या फिर बाजार लागत। तो इसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होगा कि उत्पादक जो है वस्तु और सेवा का उत्पादन करेगा, तो और उपभोक्ता क्या करेगा? उसको खरीदेगा। जो भी पेन यदि बन रहा है तो पेन उत्पादक बनाया, है ना, वो उत्पादक बनाया और उसको कौन खरीदेगा? तो उपभोक्ता खरीदेगा, कंज्यूमर खरीदेगा। तो खरीदेगा तो उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए मूल्य अदा करेगा, पैसा देगा। और वह पैसा कितना देगा? वो बाजार लागत, वही जो अदा करेगा उसको हम लोग कहते हैं बाजार लागत कहते हैं। जितना भी पैसा देगा, जैसा कि ये आदमी जो है इतना पूंजी लगा के इतना संपूर्ण लागत जो लगाया उसको होगा साधन लागत। लेकिन अब जो है कंज्यूमर उस पेन को खरीदेगा, उस पेन को क्या कर देगा? खरीदेगा। तो पेन को खरीदने में जितना वो पैसा लगाएगा उसको हम लोग, जैसे कि एक पेन का लागत उसको हो गया 5 रुपया, लेकिन जब खरीदने वाला है तो उसको क्या करेगा? उसको तो 5 रुपया में नहीं खरीदाएगा, वो ज़्यादा मान लिया 10 रुपया में खरीदा, तो ये जो 10 रुपया है वो बाजार लागत हो गया, मार्केट कॉस्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो एक संपूर्ण लागत हो गया, यानी साधन कॉस्ट 5 रुपया है आया ही, और इसके अलावा मान लिया जाए उसमें कर लग गया 3 रुपया का कर लग गया कि टैक्स लग गया, तो 5 3 8 रुपया हुआ। अब सरकार द्वारा उस उपभोक्ता को जो है क्या कर दिया? यदि आपका यहाँ पर अप्रत्यक्ष सरकार के द्वारा जो है उस उपभोक्ता को क्या कुछ क्या कर दिया? उसको जो है आपका अनुदान दे दिया। तो मान लिया जाए 1 रुपया का अनुदान दे दिया, तो कितना हो गया? 5 और 3 8 और -1 यानी कितना टोटल हो गया? नहीं, 7 रुपया हो गया। तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 7 रुपया उस पेन का। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो जहाँ पर संपूर्ण लागत में यानी फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर आ गया, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? बाजार कॉस्ट हो जाता है, बाजार लागत हो जाता है, मार्केट कॉस्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर सरकार का संपूर्ण यानी फैक्टर कॉस्ट में अनुदान को यहाँ पर जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? मार्केट बाजार कॉस्ट में अनुदान को घटाते हैं। तो इस प्रकार से आप साधन लागत और बाजार लागत को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब राष्ट्रीय आय का जो और 2 धारणाएं हैं उसको हम लोग समझते हैं, और भी जो कंसेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं।
तो राष्ट्रीय आय से संबंधित दो धारणाएं आपको इम्पोर्टेंट है कि घरेलू उत्पाद, दूसरा राष्ट्रीय उत्पाद। तो घरेलू उत्पाद को हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे इसको। तो क्या होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद? तो किसी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर, जो भी देश है उसका भौगोलिक सीमा के भीतर क्या होगा, उसमें उत्पादन होगा। तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवा का यदि उत्पादन हो गया और उसका जो कुल मूल्य क्या कहलाया कि घरेलू उत्पाद कहलाया। अब क्या हो गया, घरेलू उत्पाद कहलाया कि जो भी देश है, देश के अंदर, ये देश के भौगोलिक सीमा के भीतर, ये टर्म याद रखिएगा, इसमें क्या है, भीतर, यानी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर जो भी उत्पादित वस्तु है और सेवा है, उसका जो भी मौद्रिक मूल्य है, उसको ही हम लोग घरेलू उत्पाद बोलेंगे। अब राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद क्या है कि भारत के भीतर जैसे कि मान लीजिए भौगोलिक किसी भी देश, इसको एग्जाम्पल से समझते पहले हम लोग जान लेते हैं इसका परिभाषा कि राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो किसी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर और बाहर, किसके द्वारा? नागरिक द्वारा, यानी भारत का सीमा के भीतर और भारत के नागरिक के द्वारा बाहर, है ना। तो वहाँ पर जितना भी उत्पादित वस्तु होगा और सेवा होगा, उसका जो भी कुल मौद्रिक मूल्य होगा, वही आपका नेशनल प्रोडक्ट है, वही नेशनल प्रोडक्ट का वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कि भारत के भीतर भारतीयों ने 900 करोड़ रुपए का उत्पादन किया, वस्तु का उत्पादन किया। ठीक है, अब भारतीयों ने ही विदेशों में भी तो रह रहा है, विदेशों में भी कोई व्यापार कर रहा है, तो वहाँ पर मान लीजिए 50 करोड़ का उत्पादन किया, तो वो हो गया। और भारत के भीतर फिर विदेशियों ने, फिर भारत के भीतर क्या हो गया, विदेशियों ने। तो हमारा देश भारत है, भारत के भीतर विदेशी भी है, तो विदेशियों ने भारत के भीतर 100 करोड़ का उत्पादन किया। देखिए यहाँ पर 100 करोड़ विदेशियों द्वारा भारत के भीतर और 50 करोड़ भारतीयों द्वारा विदेश में उत्पादन हुआ, और भारत के भीतर भारतीयों द्वारा 900 करोड़ का उत्पादन हुआ। अब यदि हम लोग जीडीपी यानी यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक भारत के भीतर हो जाएगा तो ये 900 करोड़ हो जाएगा, अब प्लस आपका भीतर भारत के भीतर ही हो रहा है लेकिन वो विदेशी है, तो ये हो जाएगा 100 करोड़, यानी टोटल जीडीपी क्या हो गया, वो आपका 1000 करोड़ हो गया। क्या हो गया? 1000 करोड़ हो गया। अब जो है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा कि आपका 1000 जीडीपी हो गया, प्लस विदेश में भारतीयों ने 50 करोड़ का उत्पादन किया, तो इसको भी जोड़ देंगे, और भारत के भीतर विदेशियों ने 100 करोड़ का उत्पादन किया, इसको घटा देंगे। तो इस प्रकार से आपका 1050 करोड़ में से 100 करोड़ घटा देंगे तो 900 आपका जो है, इस प्रकार से आपका आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इस प्रकार से जो जीएनपी आएगा वो आपका क्या आएगा, 950 करोड़ आएगा। तो इस प्रकार से आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में समझ लेना चाहिए कि क्या है आपका। इस प्रकार से दोनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा, एक आपका जीडीपी है और आपका दूसरा टर्म हो गया जीएनपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जो है, अब एक और चीज़ है कि घरेलू उत्पाद है यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका आधार क्या होता है? तो आपको दो टर्म आया है, जीडीपी और जीएनपी। तो आपको एक होगा सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा हो गया शुद्ध घरेलू उत्पाद, एक एनडीपी। तो एनडीपी क्या होता है और जीडीपी क्या होता है?
तो देखिए घरेलू उत्पाद को डिप्रेशिएशन यानी घिसाव और ह्रास, ये टर्म आ रहा है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे कि घिसाव और ह्रास क्या होता है। तो इसके आधार पर जो घरेलू उत्पाद है यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है इसमें डिप्रेशिएशन नहीं होता है यानी मूल्य का ह्रास नहीं होता है यह है। और यदि सकल घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी है तो उसमें डिप्रेशिएशन क्या है, इंक्लूड है यानी मूल्य का ह्रास इंक्लूड है यानी शामिल है। अब जीडीपी है तो जीडीपी भी दो तरह का होगा, एक आपका मार्केट प्राइस पर, तो मार्केट प्राइस मतलब समझ गए कि जो सकल घरेलू उत्पाद है ये आपका, यदि आपका संपूर्ण कॉस्ट पूरा टोटल कॉस्ट में यदि आपको टैक्स को जोड़ देते हैं तो वो मार्केट प्राइस आ जाता है। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का कहने का मतलब कि जब आप उसमें सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण लागत की बात करते हैं जिसमें टैक्स नहीं होता है उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से जीडीपी को भी दो भागों में, दो टर्म में उसको हम लोग बांट सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हो गया। अब दूसरा जो टर्म है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी आपको दो टर्म में आप इसको बांट सकते हैं, यानी एनडीपी एट मार्केट प्राइस, दूसरा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो एनडीपी हमेशा क्या होगा, इसमें डिप्रेशिएशन नहीं होगा और जीडीपी में डिप्रेशिएशन होगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय उत्पाद को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, दूसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, या एक हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जहाँ पर सकल आ गया यानी उसमें डिफ्रेंशिएशन यानी ह्रास है, और जहाँ शुद्ध हो गया यानी उसमें डिप्रेशिएशन यानी मुद्रा ह्रास नहीं है। तो इसको भी हम लोग एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को एक मार्केट प्राइस यानी जिसमें आपका टैक्स जुड़ रहा है उस पर हम लोग बांट सकते हैं, दूसरा है कि एट फैक्टर कॉस्ट जिसमें कि आपका टैक्स नहीं होगा। अब आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी को भी दो कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक मार्केट प्राइस जीएनपी एट मार्केट प्राइस, दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद एट फैक्टर कॉस्ट पर भी हम लोग दो ये में टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। अब जो टर्म आया है डिप्रेशिएशन, आखिर ये है क्या, आखिर ये घिसाव या मुद्रा का ह्रास होता क्या है, ये मूल्य ह्रास होता क्या है, मूल्य ह्रास होता क्या है, तो इसको जानते हैं। तो देखिए कि यह है क्या, यह एक तरह का हानि है जो कि एक अस्थायी पूंजीगत संपत्ति यानी फिक्स्ड कैपिटल एसेट के मूल्यों में उसके उपयोग घिसावट और पुराना होने या समय के बीतने के कारण होता है। अब समय के बीतने के कारण कोई भी वस्तु का मूल्य क्या होगा, वह आपका कम होगा। जैसे कोई बाइक है 2026 में जिसका मूल्य है उसका मूल्य 2030 में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वह यूज किया गया, घिसावट हुआ। उसी प्रकार जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि कोई फैक्ट्री में आपका जो है 10 लाख का मशीन है, ठीक है, तो 10 लाख का मशीन खरीदा हुआ है, तो 10 लाख का मशीन खरीदा हुआ है और उसको हर जो है उसका उपयोग 10 वर्षों तक होना है, लेकिन उपयोग के कारण क्या होगा, मशीन धीरे धीरे घिसती जाएगी। यदि हर एक वर्ष मशीन का मूल्य में जो है 1 लाख का कमी होता है तो यही क्या है कि वार्षिक मूल्य ह्रास है, क्योंकि यही क्या है, वार्षिक मूल्य ह्रास है। तो मशीन की उत्पादन क्षमता में जो कमी आई वही क्या है, वही आपका मूल्य ह्रास यानी डिप्रेशिएशन है। तो इस प्रकार से जो घरेलू उत्पाद है
तो यदि मूल्य ह्रास को उसमें यदि आप जोड़ देते हैं तो वह जीडीपी कहलाता है। यदि आप मूल्य ह्रास को यदि उसमें घटाते हैं तो वह शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। उसी प्रकार नेशनल प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय उत्पाद में यदि आप मूल्य ह्रास को यदि आप रहने देते हैं तो जीएनपी यानी सकल आ जाता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाता है। और उसी प्रकार यदि राष्ट्रीय उत्पाद में यदि मूल्य ह्रास को हटा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको समझ सकते हैं। अब आता है इससे संबंधित जीडीपी से संबंधित डाटा क्या क्या है अभी हमारे पास करंट में। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है ना, कांस्टेंट स्थिर मूल्य पर जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 25-26 अभी करंट का डाटा है, 25-26 का है जो है अभी हमारे देश का, वो है 201.90 लाख करोड़, यानी 201.90 लाख करोड़। ठीक है। उसी प्रकार जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी स्थिर मूल्य पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का कितना था, तो 187.97 लाख करोड़ था। इतना था 2024-25 में हमारा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पर 187.97 था। वहीं 2025-26 में क्या हो गया, 201.90 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो आप इसमें वृद्धि निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटा के, तो ये आपका वृद्धि दिखेगा। अब वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो ये आपका ये वृद्धि हो गया, और इस किस पर हो रहा है, तो पुराने वाले में से हो रहा है, यानी 2024-25 में वृद्धि हो रहा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.4% आ जाएगा। यही आपका ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी है। तो इसी के बारे में आप दैनिक समाचार पत्रों में देख सकते हैं, आते रहता है समाचार में न्यूज़ की कितना ग्रोथ रेट है जीडीपी का। तो यही आपका ग्रोथ रेट है 7.4% करंट में। और ये सोर्स कौन दिया है, ये सोर्स है, ये इसका सोर्स है पीआईबी, जनवरी 2026 में ये आंकड़ा दिया था। अब आता है यहाँ पर जीडीपी एट करेंट प्राइस। देखिए करेंट प्राइस जो होता है वो मार्केट प्राइस पर, यानी जिस पर टैक्स आ गया वो मार्केट प्राइस होता है। ठीक है। तो ये करेंट प्राइस पर को हम लोग जो जीडीपी निकालते हैं, करेंट प्राइस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट करेंट प्राइस बोलिए या जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलिए। इसका एक और नाम क्या है, नॉमिनल जीडीपी। क्या नाम है, नॉमिनल जीडीपी। तो इसका भी डाटा कुछ अलग होता है, यानी मार्केट प्राइस यानी इसमें मार्केट में जो वैल्यू होगा, जो मार्केट में वस्तु आ जाता है तो उसमें क्या लगता है, उसमें आपका टैक्स इंक्लूड हो जाता है। इस प्रकार तो जीडीपी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो वो जीडीपी एट करेंट प्राइस या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस या फिर उसी का नाम नॉमिनल जीडीपी है, उसका जो है वैल्यू है 2025-26 के लिए वो कितना है, 357.14 लाख करोड़, 357.14 लाख करोड़ जो है जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है 2025-26 के लिए। तो 257.14 लाख करोड़ हुआ। वहीं पर जीडीपी एट करेंट प्राइस और मार्केट प्राइस पर जीडीपी जो है यानी नॉमिनल जीडीपी 2024-25 के लिए, यही काम जो है 2024-25 के लिए कितना था, 330.68 लाख करोड़ था। तो इस प्रकार से आप इसमें वृद्धि निकाल सकते हैं। तो वृद्धि इसमें से बड़ा में से छोटा को घटा देंगे क्योंकि बढ़ा है। तो इस तरह से हम लोगों का जो करेंट प्राइस पर वृद्धि निकल गया, वृद्धि निकल जाएगा तो वृद्धि प्रतिशत निकल जाएगा। तो वृद्धि प्रतिशत आपको कितना मिला, 8.0% मिला। तो जीडीपी जो है करेंट प्राइस पर जीडीपी रेट जो है वह ग्रोथ रेट कितना है, 8% है। और कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, 7.4% है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब आता है यहाँ पर दो टर्म, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करेंट प्राइस। तो इसको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं क्या है। तो उदाहरण के रूप में यदि 2024 में यदि वस्तु का कीमत कितना है, 100 है,
कितना वस्तु का, तो 10 वस्तु का कीमत कितना है, 100 है। अब 2025 में कीमत बढ़कर, वही 10 वस्तु का कीमत बढ़कर कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। तो जीडीपी एट करेंट प्राइस कितना हो जाएगा, करेंट में आपका क्या हो जाएगा, 10 गुने 120 यानी 1200 रुपया हो गया। तो यानी करेंट प्राइस पर जीडीपी हो गया 1200 रुपया। और यही यदि कांस्टेंट प्राइस पर कहें तो कांस्टेंट प्राइस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्राइस में हम लोग 1 साल पहले का लेते हैं यहाँ पर। तो 1 साल पहले इसका कीमत कितना था, 100 रुपया था। तो 10 वस्तु का क्या हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। तो 2024 के कीमत पर यानी यहाँ महंगाई आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है 10 वस्तु का कीमत कांस्टेंट प्राइस पर 2024 पिछले ही के अनुसार ही ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब 2025 का जीडीपी निकालना है तो 2025 का जीडीपी आपका एक 1200 है, एक 1000 है। तो 1200 है किसमें, करेंट प्राइस पर, और 1000 है किसमें, तो क्या है, कांस्टेंट प्राइस पर। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक नोट्स की बात कर लेते हैं कि CSO जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, सांख्यिकी कार्यालय जो है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, फरवरी 2015 में एक जारी निर्देश किया था जिसके अनुसार जो साधन लागत पर जो व्यक्त जीडीपी है यानी फैक्टर कॉस्ट एट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो को राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करेगी। अब जो भी जीडीपी है वह फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय को नहीं निकालेगा। तो ये 2015 से जारी निर्देश के बाद किया गया है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है कि कर और सब्सिडी से संबंधित है, और कांस्टेंट प्राइस क्या है, महंगाई से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप इसको दो टर्म में आप इसको देख सकते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये जो है इक्वल नहीं होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। यह रियल कांस्टेंट प्राइस को इसको रियल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम लोग जीडीपी एट करेंट प्राइस के रूप में इसको इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, चूँकि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, उसमें सब्सिडी आता है और कर को शामिल नहीं करते हैं, तो वो कर और सब्सिडी से संबंधित है। तो वो जो है वह जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस से के इक्विवेलेंट नहीं होगा। लेकिन यदि आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं तो आप उसको जीडीपी एट करेंट प्राइस मान सकते हैं। तो ये आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो टर्म है वो है जीडीपी और एनएनपी का उपयोग। आखिर क्या होता, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं जीडीपी निकालना, एनएनपी निकालना। तो हम लोग ये जो है ये जीडीपी और एनएनपी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। और राष्ट्रीय आय से किसी देश का आर्थिक स्थिति पता चलता है, उसका विकास पता चलता है, उसका हैसियत पता चलता है। तो इस तरह से जीडीपी और एनएनपी का उपयोग राष्ट्रीय आय निकालने के लिए होता है। तो राष्ट्रीय आय जो होता है वह क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय जो होगा वो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको आप याद कर लेंगे कि राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, जो साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा और उसका वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है आपको ये देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय आय बराबर जीडीपी, जीडीपी को जोड़ेंगे एट मार्केट प्राइस वाला, फिर हम जोड़ेंगे क्या, NFIA जिसका फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, है ना, विदेशों से जो आय आता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस डिप्रेशिएशन, यानी जो भी घिसाव, मूल्य ह्रास जो हुआ, जो कमी हुआ मूल्य में, जो कमी हुआ समय के साथ उसको घटा देना है।
फिर माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपको अप्रत्यक्ष कर हम लोग देते हैं तो उसको हो गया, प्लस सरकार के द्वारा सब्सिडीज, जो सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है, सहायता मिलता है, पैसा मिलता है, उसको जोड़ देंगे तो यह पूरा पूरी क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो राष्ट्रीय आय निकालने का फॉर्मूला आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस डिप्रेसिएशन यानी मूल्यह्रास माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडीज यानी अनुदान। तो इस प्रकार से यदि आप जीडीपी मान लिया जाए मार्केट प्राइस पर 1000 करोड़ आपको काउंट किए, फिर NFIA मतलब जो आपका एब्रॉड विदेशों से जो आय आ रहा है वो आपका 50 करोड़ है, जो मूल्य का ह्रास हुआ वो आप काउंट किए 100 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगा रहे हैं वो आपका 80 करोड़ है, सब्सिडी जो सरकार के द्वारा जो मिल रहा है वो आपका 30 करोड़ है। तो राष्ट्रीय आय इस प्रकार से हो जाएगा 1000 जोड़ देंगे, फिर 50 को भी जोड़ देंगे, इन विदेशों वाला से डिप्रेसिएशन को घटा देंगे, फिर जो कर जो हम लोग लग रहा है सरकार के द्वारा उसको हम लोग घटा देंगे, और जो सब्सिडी सरकार के द्वारा जो मिल रहा है उसको हम लोग जोड़ देंगे। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय आय कितना आ जाएगा, 900 करोड़ आ जाएगा। यदि हम लोग इस कुल राष्ट्रीय आय में से कुल राष्ट्र की जनसंख्या को डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका राष्ट्रीय आय का यूज आप देख सकते हैं, जीडीपी और एनएनपी का उपयोग देख सकते हैं। अब एक टर्म आएगा वो है टर्म जीएसडीपी और दूसरा टर्म है एनएसडीपी। अब जीएसडीपी क्या होगा और एनएसडीपी क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म आपको देख सकते हैं क्या हो सकता है। तो जी से ग्रॉस, एस से स्टेट, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी राज्य की सीमा के भीतर, अब यहाँ पर स्टेट आ गया तो यहाँ पर राज्य का सीमा के भीतर एक वर्ष में जितना भी अंतिम वस्तुओं का, सभी जितना भी वस्तु है सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जीएसडीपी हो जाएगा, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो जाएगा। और ही आपका अगला जो टर्म है वो है क्या, वो है एनएसडीपी। एनएसडीपी यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। आपका ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या है इसका मीनिंग, क्या सोच सकते हैं कि राज्य के सीमा के भीतर एक वर्ष में जितना भी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होगा में से यदि हम लोग क्या करेंगे, घिसाव को, सूद जहाँ पे आ गया वहाँ पर घिसाव यानी डिप्रेसिएशन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, हटा देंगे, और प्राप्त जो भी मौद्रिक मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद हो जाएगा। यानी यदि आप एनएसडीपी यदि निकालते हैं, यदि जीएसडीपी आपके पास है तो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेसिएशन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एनएसडीपी आ जाएगा, यानी राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद का वैल्यू आ जाएगा। अब हमारा राज्य की बात आया तो हमारा राज्य है झारखंड राज्य, सोना झारखंड। तो क्या है जीएसडीपी अभी का न्यूज में, अभी का करंट में, तो अभी है 2025-26 का वित्त वर्ष में यदि बात करें तो करंट प्राइस यानी मार्केट प्राइस पर जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वह कितना है, वह है 5.56 लाख करोड़, 5.56 लाख करोड़। अब यह कौन बताया, तो यह बताया झारखंड सरकार। तो झारखंड सरकार के
के अंतर्गत कौन बताया? तो झारखंड सरकार के अंतर्गत होता है। झारखंड सरकार का वित्त विभाग उसके द्वारा प्रकाशित होता है। और यह कौन करता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा होता है। और यह कब होता है? तो यह बजट सत्र में देखने को मिलता है। साथ ही जो झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होता है उसमें आप ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। अब जो ग्रोथ रेट है वह ग्रोथ रेट कितना है? वह ग्रोथ रेट कितना दिया है? 7.5% ग्रोथ रेट दिया हुआ है। यदि GSDP एट कांस्टेंट प्राइस या फिर इसको ही बोलते हैं रियल GDP, तो 2025-26 में क्या हो जाएगा? रियल GDP 3.21 लाख करोड़ हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो करेंट प्राइस यानी मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ जाता है, इसलिए ये हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ये जो कांस्टेंट प्राइस है वह कम होगा। तो इस प्रकार से आप झारखंड के GSDP के बारे में भी जान गए हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं जो एक मेन टॉपिक है जो आपका सिलेबस के अंदर है, वो है DDP, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक डिस्पोजल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट। तो इसका क्या है हिंदी अनुवाद? ये होता है घरेलू व्यय योग्य उत्पाद। घरेलू व्यय योग्य उत्पाद क्या होता है? तो देश के निवासियों के पास जो कंजप्शन है यानी उपभोग है और बचत के लिए कुल आय या उत्पाद की उपलब्धता, कितना उपलब्धता है, उसको हम लोग कहेंगे DDP यानी डोमेस्टिक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट। यानी देश के निवासियों के पास उपभोग और बचत के लिए, किसके लिए? तो उपभोग और बचत के लिए कुल कितना आय या फिर उत्पाद है उसको हम लोग कहेंगे DDP। तो DDP निकालते कैसे हैं? तो NDP एट मार्केट प्राइस और नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार से हम लोग DDP निकालते हैं। इसका ये क्यों महत्व है, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है? तो इससे पता चलता है कि देश के लोगों के पास वास्तव में खर्च करने और बचाने के लिए कितने संसाधन उपलब्ध हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके देश में लोगों के पास खर्च करने और बचाने के लिए कितने संसाधन उपलब्ध हैं। इसके लिए आप क्या गणना करेंगे? तो इसके लिए आप गणना करेंगे DDP की गणना करेंगे। अब आता है कि राष्ट्रीय आय की मापने की विधियाँ। अभी हम लोग कितने विधि से राष्ट्रीय आय को मापते हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए। अब हम लोग कैसे मापेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको मापने के लिए यानी राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, निकालने के लिए आपको 3 विधि देखने को मिलती है। एक है उत्पादन विधि, दूसरा है आय विधि, तीसरा है व्यय विधि। तो उत्पादन विधि को प्रोडक्शन मेथड कहते हैं, आय विधि को इनकम मेथड कहते हैं और व्यय विधि को एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। अब जो है उत्पादन विधि, सबसे पहला है उत्पादन विधि। क्या होता है उत्पादन विधि? जिसको हम लोग कहते हैं मूल्य वर्धित विधि यानी वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। यानी वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा राष्ट्रीय आय निकालना। किस प्रकार से राष्ट्रीय आय निकालता है? तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू एडेड यानी मूल्य संवर्धन। तो उत्पाद के उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन हो रहा है तो उसके प्रत्येक अवस्था में उसका मूल्य में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो उसे ही जितना वृद्धि होगा उसे ही मूल्य संवर्धन कहते हैं। जैसे कि मूल्य संवर्धन बराबर क्या हो गया कि अंतिम उत्पाद का मूल्य और माइनस माध्यमिक उपभोग यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है मूल्य संवर्धन का। जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि आपको चाहिए रोटी यानी बेकरी से निकला रोटी आपका, तो सबसे पहले उत्पादक में देखते हैं किसान होता है। वह क्या करेगा? वह उत्पादन करेगा गेहूं का। तो ये 100 रुपये वह लागत लगाया और जो है वह गेहूं का उत्पादन किया।
वह मध्यवर्ती उपभोग और कोई उपभोग नहीं किया हुआ, तो इस तरह से उसका जो लागत का मूल्य संवर्धन हुआ वह 100 रुपये का गेहूँ हुआ। फिर वह गेहूँ जाएगा आटा मिल में। अब यह क्या करेगा कि जो आटा मिल वाला है तो 100 रुपया तो किसान को ही लगा। अब आटा मिल को वह कितना में बेचेगा, वह बेचेगा 150 रुपया में, तब तो फायदा होगा। तो ये आपका 150 में कौन खरीदा, आटा मिल। अब जो है आटा मिल खरीदा, इस प्रकार से जो ये वाला मध्यवर्ती उपभोग हो गया, मतलब ये 100 रुपया यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से जो आपका मूल्य संवर्धन हुआ वो कितना हुआ, वो 50 रुपया हुआ, है ना, 50 रुपया हुआ। अब जो है वह 150 रुपया में आटा मिल खरीदा, इस प्रकार से उसका जो मूल्य में वृद्धि क्या हो गया, वह 50 रुपया हो गया। फिर आपका वह जो 150 रुपया का टर्म था वह कहाँ चला गया, बेकरी के पास चला गया। बेकरी के पास चला गया तो आटा मिल वाला बेकरी को कितना में बेचा, 250 रुपया में बेचा, 250 रुपया में बेचा और 150 यहाँ पे आ गया। तो ये मूल्य संवर्धन कितना हुआ, 100 रुपया हुआ। तो इस प्रकार से जो मूल्य में वृद्धि हुआ वह टोटल कितना हुआ, 100 + 50 + 100। तो इस प्रकार से कितना हुआ टोटल, 250 रुपया। तो ये आपका उस जो प्रोडक्ट है उसका जो है राष्ट्रीय आय, उस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ राष्ट्रीय आय हो जाएगा आपका। उस प्रोडक्ट का जो मतलब आय ये होगा, उत्पाद होगा, उत्पाद का मूल्य हो गया, रोटी का मूल्य हो गया लास्ट में, जो वो कितना हो गया, 250 रुपया हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखिए पहले 100 रुपया का था, फिर 50 रुपया बढ़ा, फिर 100 रुपया बढ़ा। तो इस प्रकार से जितना है कि आपका टोटल जो है इस प्रकार से 250 रुपया का टोटल लास्ट में जो है रोटी मिला। तो इस प्रकार से तीनों को जोड़ दिए तो रोटी का आपका क्या मिल गया, उसका मूल्य मिल गया। तो इस प्रकार से उत्पादन विधि या मूल्य वर्धित विधि के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रोडक्ट का हुआ और इस प्रकार से क्या होगा, सभी प्रोडक्ट का, सभी सेवाओं का इस प्रकार से निकालेंगे। तो वो हो गया उत्पादन विधि। उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि का जो निकालने का सूत्र है, अब मेन जो सूत्र है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय आय होता है वो होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी साधन लागत पर। निवल का मतलब होता है सूद, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी साधन लागत पर, यानी एट फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय उत्पाद। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर माइनस में मूल्य ह्रास यानी माइनस डिप्रिसिएशन, प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय जो फॉरेन से आ रहा है वो यानी NFIA जो है ना। तो ये आपका हो गया। और फिर माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, जो नेट जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय निकलता है इस प्रकार से। तो राष्ट्रीय आय बराबर सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर माइनस मूल्य ह्रास प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। यदि इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो इनकम, नेशनल इनकम के लिए आपको चाहिए सकल घरेलू उत्पाद बाजार, जो नेशनल इनकम होता है वो सबसे पहले देखिए। सबसे पहले नेशनल इनकम जो होता है वो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बराबर नेशनल इनकम होता है। उसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन NFIA, है ना, नेट फैक्टर जो आपका इनकम फ्रॉम एब्रॉड से यानी विदेशों से जो अर्जित शुद्ध आय होता है वो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये तो ये आपका फॉर्मूला होता है। उस प्रकार से यहाँ पर आया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर GVA वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बराबर वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होता है। ये दोनों बराबर वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। अब हम लोग GVAMP निकालने के लिए क्या होता है, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट।
जो फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट का है उसका क्या वैल्यू है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, फिर मध्यवर्ती में क्या उपभोग हुआ है उसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट जो है में क्या क्या आता है, तो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट जो फाइनल आउटपुट होगा, जो अंतिम में जो परिणाम का जो वैल्यू होगा, अंतिम जो वस्तु होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो वो होगा उस वस्तु का विक्रय प्लस स्टॉक में परिवर्तन। उस वस्तु कितना में बेचा रहा है उसका मूल्य और प्लस स्टॉक में परिवर्तन। अब विक्रय में दो को आएंगे, एक घरेलू विक्रय, दूसरा निर्यात यानी डोमेस्टिक सेल होगा या फिर एक्सपोर्ट, ये दोनों आ जाएगा इसमें विक्रय में। उसी प्रकार स्टॉक परिवर्तन में चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक देख सकते हैं। तो ये आपका वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट में आ गया यहाँ पर। दूसरा टर्म है इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन में एक घरेलू उपभोग यानी डोमेस्टिक कंजप्शन आ जाएगा, दूसरा एक क्या आ जाएगा, आयात आ जाएगा, वस्तु का आयात। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाएगा। अब ये दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, GVMP आ जाएगा। और वो किसके बराबर होता है, वह GDP एट मार्केट प्राइस के बराबर आता है। जब GDP एट मार्केट प्राइस यहाँ पर आ जाएगा तो आपका डिप्रिसिएशन से घटा देंगे, इसको घटा देंगे और इसको घटा देंगे तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। अब आता है आय विधि। आय विधि से राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, तो आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का क्या तरीका होता है, ये डॉक्टर बाउले तथा रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा कहा गया कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों का जो मौद्रिक आय है, बहुत क्षेत्र में कार्य हैं व्यक्ति का, सबका जितना भी आय को जोड़ देंगे और व्यावसायिक या उपक्रमों का जो शुद्ध मौद्रिक आय है उसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आ जाएगा। मतलब आय को जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा, नेशनल इनकम। तो जितना भी व्यक्ति है उसका विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो उसका जितना भी मौद्रिक आय होगा, है ना, उसको हम लोग जोड़ेंगे। और व्यवसाय के ऊपर जितना भी फैक्ट्री में व्यवसाय में उपक्रम लगा हुआ है तो उसके माध्यम से जितना भी शुद्ध मौद्रिक आय हमको मिल रहा है उसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आय आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पर राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, जो निवल जो है राष्ट्रीय उत्पाद एट जो है फैक्टर कॉस्ट पर जो है आपका NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या हो जाएगा, NDP यानी जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA। तो ये दोनों को यदि आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आय आ जाएगा। अब यहाँ पर दो टर्म आया, ये NDPF एट फैक्टर कॉस्ट यानी NDP यानी साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है साधन लागत पर। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे इन सबों के जोड़ से। तो कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, वेतन या मजदूरी, प्रत्यक्ष आय, नगद भुगतान, अन्य लाभ, अप्रत्यक्ष कर, सबको इसको जोड़ेंगे। फिर परिचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस को जोड़ेंगे, किराया जिसमें आपका किराया, रॉयल्टी, लाभ आ गया, लाभ में निगम कर, लाभांश, प्रतिधारित आय, ये सभी आएगा। इस पूरे टर्म को जोड़ेंगे। और मिश्रित आय, छोटे व्यापारियों से होने वाला आय, ये इसको जोड़ेंगे और ये तीनों को जोड़ेंगे। ये तीनों को जोड़ने पर आपको क्या आ जाएगा, NDP यानी साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद आ जाएगा। और NFIA विदेशों से शुद्ध अर्जित आय जो आएगा उसको यदि जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, राष्ट्रीय आय आएगा। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, आय विधि से राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट विधि है वो है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, तो देखिए जितना भी कोई भी राष्ट्र का, देश का आय क्या होगा, तो आय जो है वह क्या होगा, वह कभी खर्च होगा। तो खर्च दो
चीज़ों पर होगा, या तो उसका उपभोग पर खर्च होगा यानी कंजप्शन पर खर्च होगा, या फिर उस आय को बचत कर लेगा यानी बचत यानी जमा कर के रखेगा। तो दो ही चीज़ हो सकता है। तो ये दोनों व्यय को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो उससे भी राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। यानी कुल उपभोग यानी कुल माने टोटल कंजप्शन और कुल सेविंग एंड टोटल सेविंग को, कुल बचत को यदि जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। इस प्रकार का सही आंकड़े आसानी से उपलब्ध, लेकिन यह जो है इसमें एक ये है कमी क्या है कि इसमें सही आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए इस विधि का प्रयोग सामान्यतः कम किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय जो है व्यय विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, तो राष्ट्रीय आय को व्यय विधि द्वारा इस प्रकार से निकालते हैं। तो राष्ट्रीय आय होता क्या है, तो सबसे पहले नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है राष्ट्रीय आय। तो वो होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सभी आपका होता है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पर आया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको हम लोग कैसे जो है एक्सपेंडिचर के टर्म में निकालते हैं। तो इसमें एक्सपेंडिचर के टर्म में निकालेंगे, जैसे कि जो भी व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय होगा उसको जोड़ेंगे, सरकार का अंतिम उपभोग व्यय होगा उसको जोड़ेंगे, फिर सकल घरेलू पूंजी निर्माण को जोड़ेंगे, फिर निवल निर्यात यानी नेट एक्सपोर्ट होगा उसको भी जोड़ेंगे। तो यदि आप इसको जोड़ेंगे तो यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी PFCE को जोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी GFCE को जोड़ रहे हैं, फिर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इसको GDI है उसको जोड़ रहे हैं, और नेट एक्सपोर्ट ये भी व्यय हो रहा है तो इसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट को जोड़ रहे हैं। तो ये यदि आप चारों टर्म को जोड़ देते हैं यानी PFCE GFCE GDI और नेट एक्सपोर्ट, तो आपका क्या निकल जाता है, GDP एट मार्केट प्राइस निकल जाता है। अब ये जब निकल जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप उसको उस वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर माइनस मूल्यह्रास को घटाएंगे, फिर NFIA का जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। इस प्रकार से जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसके माध्यम से क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको एक्सपेंडिचर मेथड से राष्ट्रीय आय निकालना आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अंतिम टॉपिक यानी प्रैक्टिस सेशन पर, जिसमें हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पूछा गया है, जो कि 11 से 13 JPSC में पूछा गया है। क्या है सवाल, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए शुद्ध उत्पाद विधि और साधन आय विधि के बीच अंतर बताइए, और इनमें से कौन सी विधि भारत में अपनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इसको इंट्रो में लिखना है, यहाँ तक आपको परिचय देना है कि किस तरह से राष्ट्रीय आय क्या होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, और यह जो है किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण सूचक होता है, और इसके साथ ही यह राष्ट्रीय आय से क्या बेनिफिट है। तो इससे सरकार आकलन करती है, अपना आर्थिक नीति बनाती है, विकास योजना का मूल्यांकन करती है, विभिन्न क्षेत्रों के लिए योगदान को समझने में इससे सहायता मिलता है। तो इतनी बातें इसको इंट्रो में लिख देना है। फिर आप इसमें लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय के आकलन का विधि, जो 3 विधि अभी तक हम लोग पढ़े हैं वो तीनों विधि को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। टोटल फॉर्मूला लिखिए, डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, जिस प्रकार से समझाए हैं उस तरह से आप उसको जो है समझा दीजिए, ताकि तीनों विधि वहाँ पर बढ़िया से समझ में आ जाए। फिर आप जब तीनों विधि समझा देंगे, यहाँ पर तीनों विधि हो गया आपका, एक पेज में एक विधि हो गया, दूसरा पेज में दूसरा विधि हो गया, तीसरा पेज में आप ये विधि लिख सकते हैं। फिर आप इसमें आय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि में अंतर को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है पॉइंट वाइज जो है तालिका बना के, टेबल बना के दोनों में अंतर को दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से उत्पाद विधि में उत्पाद आधारित होता है, आय विधि में आय आधारित होता है, गणना करते हैं। उत्पाद विधि में मूल्य संवर्धन के अकॉर्डिंग गणना करते हैं, आय विधि में साधनों को क्या प्राप्त आय के अनुसार गणना करते हैं।
इसमें प्रमुख तत्व जो होता है उत्पादन मूल्य होता है, इसमें मजदूरी, किराया, ब्याज, इस सभी का लाभ शामिल होता है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर लिख सकते हैं एक पेज में। दूसरा में आपको ये बताना है कि जो आपका राष्ट्रीय आय है उसका वर्तमान व्यवस्था क्या है। तो जो आपका राष्ट्रीय आय है में आपका अभी क्या आंकड़ा है और क्या व्यवस्था है। तो जो आपका भारत में 2025-26 में राष्ट्रीय आय के आकलन में नई सांख्यिकी श्रृंखला लागू की गई है। इसको आपको बताना है कि जो करंट के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें आधार वर्ष को क्या किया गया है, अद्यतन किया गया है तथा अधिक व्यापक डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया है। नई प्रणाली में एक चीज़ हुआ है, वह डबल डिफ्लेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है, जिससे क्या होगा, उत्पादन और लागत दोनों का सटीक मूल्यांकन संभव है। इसी के साथ 2025-26 से संबंधित जो आर्थिक आंकड़े हैं, डाटा हैं, उसको भी आपको शामिल कर लेना चाहिए। जैसे कि 2025-26 में जीडीपी वृद्धि लगभग इतना से इतना था, वास्तविक जीबीए जो वृद्धि है वो क्या था, ये था, निवेश लगभग कितना था। तो इस प्रकार से जो है देख सकते हैं कि जो डाटा के अनुसार आप 2025-26 में भारत जो है विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा है। इसी के साथ जो है राष्ट्रीय आय, भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किसी एक विधि से नहीं किया जाता है, यह जो है अलग अलग विधियों से किया जाता है। जैसे कि आप इस स्लाइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो कोई एक विधि का प्रयोग नहीं होता है। यह आकलन करने वाले संस्था जैसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में मिश्रित पद्धति बनाया जाता है। जैसे यदि कृषि का में आय यदि हम लोग गणना करें तो उत्पाद विधि से होता है। विनिर्माण में अब की जो होता है वो उत्पाद विधि से हम लोग गणना करते हैं। खनन में उत्पाद विधि से गणना करते हैं। व्यापार में देखिए यहाँ आय विधि से गणना करते हैं। परिवहन में आय विधि से गणना करते हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिए आय विधि से गणना करते हैं। सरकारी सेवाओं के लिए आय विधि से गणना करते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए भारत में मिश्रित पद्धति जो है देखने को मिलता है। और जो है लास्ट में आप ये लिख सकते हैं निष्कर्ष में कि किस प्रकार से जो है राष्ट्रीय आय आकलन करने में चुनौतियों को भी दिखा सकते हैं। आपकी विशाल असंगठित क्षेत्र है भारत में, नगद आधारित लेन देन बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण भी समस्या आती है। स्वरोजगार की अधिकता है जिसके कारण भी समस्या आता है। क्षेत्र बहुत असमानताएं हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, उसके कारण कर चोरी भी एक समस्या है जिसके कारण भी राष्ट्रीय आय के आकलन में चुनौती होता है। अवैध आर्थिक गतिविधि भी देखने को मिलता है जिससे कि राष्ट्रीय आय आकलन में समस्या आता है। इस प्रकार से निष्कर्ष में पहुंचने पर आप लिख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन मुख्यतः मिश्रित पद्धति द्वारा किया जाता है, जिसमें शुद्ध उत्पाद विधि और साधन आय विधि दोनों का संयुक्त प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का जवाब आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो का सारा टॉपिक, आपका बिल्कुल कवर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का सुझाव आपके तरफ से हो तो बिल्कुल आपका सुझाव का हम स्वागत करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय जोहार।